नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ड ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, हम फिर से आपके क्वेश्चन को लेकर आ गए हैं। ठीक है, अगर क्लास 10th में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में क्या बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू पूछे जाएंगे। तो आज जो हम करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है संघवाद। ठीक है, इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को करने वाले हैं, यानी कि अगर इस चैप्टर से कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस वीडियो से कवर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, हर एक क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। ये फास्ट रिवीजन है प्यारे बच्चों, तो वीडियो थोड़ी सी फास्ट होगी। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन को समझते चलेंगे। ठीक है ना। तो अगर आपने इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियो को अगर नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट से जाके जरूर देखेंगे, क्योंकि उस चैप्टर को देखने के बाद आपको और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये आपका फास्ट रिवीजन है। क्वेश्चन फर्स्ट आपका यहाँ पर दे रहा है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन संघवाद की प्रमुख विशेषताओं में से एक नहीं है। देखिए, जब भी आप पढ़ते हैं ना तो इसमें आपको वो एक क्वेश्चन जो वर्ड जो है कंफ्यूज करेंगे जहाँ पर नहीं दिया है। ठीक है, नहीं का मतलब होता है कि वो आपको नहीं देना, गलत पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी कि सारी इसमें क्या है, संघवाद की विशेषता होगी और इसमें से कोई एक जो है वो संघवाद की विशेषता नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपको फोकस करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला इसमें दे रखा है ऑप्शन में कि सरकारों के 2 या 2 से अधिक स्तर। तो संघवाद का मतलब होता ही है कि 2 या 2 से अधिक स्तर वाली जो सरकार होती है उसे हम संघवाद का नाम देते हैं। तो ये तो सत्य यहाँ पर है। ठीक है, सेकेंड का रहा है कि सरकार के किसी एक स्तर से संविधान को एक तरफा बदला लेना। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सत्य नहीं है, क्योंकि ये गलत है। तीसरी का रहा है कि सरकार के प्रत्येक स्तर के अस्तित्व और अधिकार की संवैधानिक गारंटी। तो ये भी बिल्कुल सही है कि सरकार के प्रत्येक स्तर के जो अस्तित्व होता है उसको अधिकार की गारंटी यानी को पावर दी जाती है सबको। तो ये भी सत्य है। डी का रहा है कि अलग अलग स्तरों की सरकार द्वारा एक ही नागरिक समूहों पर शासन। ये भी बिल्कुल सत्य है। जैसे कि 3 स्तर की सरकारें होती हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ठीक है, तो एक ही व्यक्ति पे क्या है, तीनों स्तर की सरकारों के द्वारा कानून बनाया जाता है। जैसे आप जिला में रहते हो तो जिला सरकार के एक कानून को मानना पड़ता है, तो वो जिला किसी राज्य में पड़ता है तो उस राज्य सरकार के भी जो कानून बनाए जाते हैं उनको भी आपको मानना पड़ता है। ठीक है, तो आप जब राज्य में रह रहे हैं तो पूरे देश में रह रहे हैं, तो देश के द्वारा कानून जो बनाया जा रहा है भारत स्तर पे तो उसके भी कानून को मानना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप क्लास में अगर पढ़ते हैं तो जो आपके सब्जेक्ट टीचर हो गए तो उनके भी जो भी वर्क दिया जाता है वो आपको करना पड़ता है। क्लास टीचर जो देते हैं वर्क वो भी आपको करना पड़ता है, और कोई आपके प्रिंसिपल सर भी आपको कोई वर्क दे देंगे तो वो भी आपको करना पड़ेगा। तो आप पे अकेले ही रहते हो, आप पे अलग अलग टीचर के जो वर्क दिए जाते हैं आप करते हो। ठीक है, तो सेम वैसे ही ये भी है बच्चों, इसको भी ध्यान से समझेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर पहले क्वेश्चन में सही हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें गलत पूछा था कि कौन सा नहीं है। ठीक है ना। क्वेश्चन 2 करा प्यारे बच्चों यहाँ पर कि भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के द्वारा कितनी भाषा को क्या है, अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जा सकता है, तो ये बहुत सारे बच्चों को पता होगा। ठीक है, यानी कि 22 भाषाओं को। ठीक है ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दे रहा है बच्चों की 2 प्रकार के मार्ग हैं, यानी 2 प्रकार के मार्ग हैं जिनके माध्यम से संघों का गठन किया गया है, यह कौन से हैं। ठीक है, यह आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, पहला यहाँ पर दे रखा है कि एक मार्ग में स्वतंत्र राष्ट्र शामिल है जो एक बड़ी इकाई बनाने के लिए एक साथ आती है। ठीक है, दूसरा मार्ग क्या है, वह है जहाँ एक बड़ा देश अपनी शक्तियों को राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच विभाजित करने का निर्णय लेता है। तो ये दोनों प्रकार के यहाँ पर मार्ग हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जब देखोगे जब दोनों हैं यहाँ पर तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो आपने जब पढ़ा होगा कि साथ आकर संघ बनाना और साथ लेकर संघ बनाना। ठीक है ना, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको बताया जाएगा कि इसकी पीडीएफ आपको कहाँ से मिलने वाली है। ठीक है ना। क्वेश्चन 4 है कि भारत में कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी है। ठीक है, भारत में कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। कुछ क्वेश्चन जो है ना आपको कन्फ्यूजन करेंगे, आपको लगेगा कि क्वेश्चन गलत है, तो उस पर ज़्यादा आप कन्फ्यूज ना होना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है
कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। देखो यहाँ पे कथन गलत पूछा है तो इसको जरूर देखेंगे, ठीक है। तो पहला कि आमतौर पर एक महासंघ के 5 सरकारों के स्तर होते हैं, तो ये सत्य है। बी करा कि एक संघीय प्रणाली में राज्य सरकार केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह होती है, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। वह भी अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्वतंत्र होती है। तीसरी करा है दोनों सरकारों के स्तर एक दूसरे से स्वतंत्र अपनी शक्तियों का आनंद लेते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य है। सभी क्या इकाइयाँ अपने अपने क्षेत्र में क्या है स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, अपनी शक्तियों का यूज करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो 5 है ना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है कि संघीय सरकार के मूल उद्देश्य क्या है। तो जो संघीय सरकार है इसके मूल उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। तो संघीय सरकार की जो मूल उद्देश्य है यहाँ पर पहला कह रहा है कि देश की एकता को सुरक्षित करने और बढ़ावा देना, तो बिल्कुल सत्य है। बी कह रहा है कि क्षेत्रीय विविधता को समायोजित करना, ये भी सत्य है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी जब दोनों है तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 7वां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है एकात्मक सरकार के संबंध में गलत है। देखिए यहाँ पर पूछा है कि एकात्मक सरकार के संबंध में गलत है, ठीक, कौन सा ऐसा कथन है। तो यहाँ पर पहला देखो ये सरकार का केवल एक स्तर है या उप इकाइयाँ केंद्र सरकार के अधीन है, तो ये एकात्मक सरकार के संबंध में सत्य है। बी कह रहा कि एक राज्य सरकार केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह होती है, तो ये भी बिल्कुल सत्य है एकात्मक सरकार के अनुसार। सी कह रहा कि राज्य सरकार की शक्तियाँ संविधान द्वारा आवंटित होती है, तो ये बिल्कुल गलत है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा कि कौन सा गलत है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका क्या है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी करेक्ट करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 8 देखिए, आप यहाँ से जो क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए जो 3 सूचियाँ होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तीनों सूचियों में क्या है अलग अलग विषय रखे गए हैं। तो संघ सूची के विषय पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो आपके राज्य सरकार को होता है। समवर्ती सूची के विषय पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है केंद्र और राज्य सरकार दोनों को होता है। अगर किसी कानून को लेकर विवाद हो जाता है तो जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए जो कानून है वही मान्य होते हैं। और जब ये कानून बनाए गए थे, सूचियाँ बनी हुई थी, तो उसमें कुछ ऐसे भी विषय थे जो बाद में इंक्लूड यानी कि शामिल किए गए थे, तो उनको क्या अवशिष्ट सूची में रख दिया गया है। अब पूछा जाएगा कि अवशिष्ट सूची में यानी विषय पर कानून कौन बनाता है, तो केंद्र सरकार बनाती है, ठीक है। जैसे कंप्यूटर हो गया, संचार हो गया, वो सारे आपके अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि शिक्षा, वन एवं विवाह ये किस सूची का विषय है, यानी शिक्षा, वन, विवाह ये तीनों जो है किस सूची का विषय है, तो आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो आप जब देखोगे शिक्षा, वन, विवाह ये तीनों किसके कौन सी सूची के विषय हैं, तो ये समवर्ती सूची के विषय हैं, यानी कि इस पर क्या है केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों मिलकर क्या कानून बना सकती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है साथ लेकर संघ बनाना का उदाहरण नहीं है। देखिए उदाहरण नहीं पूछा है बच्चों, ठीक है, यानी कि कौन है कि साथ लेकर संघ बनाना का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर जब देखोगे आपने तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी, यानी कि USA। ये क्या है साथ लेकर संघ बनाना, ठीक है ना। साथ लेकर संघ बनाने का उदाहरण US नहीं है, यानी कि भारत, जापान है, ठीक है ना। तो ये US जो है साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है, बाकी भारत, जापान क्या साथ लेकर संघ बनाने का उदाहरण है, ठीक है ना। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन साथ आकर संघ बनाना का उदाहरण है, ठीक है। अब यहाँ पर साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण यहाँ पर है, इसके पहले हमने साथ लेकर संघ बनाने का उदाहरण पढ़ा था, ठीक है। साथ आकर संघ बनाने का जो उदाहरण यहाँ पर आपको मिल जाएगा, उदाहरण नहीं पूछा कि कौन नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ पर भारत सही हो जाएगा, क्योंकि USA, ऑस्ट्रेलिया ये क्या है इसके उदाहरण है, लेकिन यहाँ पर आपसे नहीं पूछा है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि पूरे जिले का जो प्रशासन है ये कौन संभालता है, ठीक है। तो पूरे जो जिला का जो प्रशासन है ये कौन संभालता है, तो ये जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर के द्वारा जो है देखा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन 12 यहाँ पर करा है
संवैधानिक संशोधन 1992 के आधार पर इनमें से कौन गलत है। देखिए 1992 में संविधान संशोधन हुआ था, इसी के आधार पर पूछा जा रहा है कि इसमें से क्या गलत है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जो 12 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। 1/4 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, ठीक है। तो यहाँ पर 1/4 पद महिलाओं के लिए जो आरक्षित है वो 1/3 है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर बच्चों है कि ग्रामीण स्थानीय सरकार किस नाम से लोकप्रिय। देखिए जो ग्रामीण स्थानीय सरकार है उसे हम अक्सर क्या किस नाम से जानते हैं, तो आपने बहुत बार सुना होगा कि इसको हम पंचायती राज के नाम से ज़्यादा जानते हैं, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 है कि नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं। आप जैसे नगर निगम में रहते हैं तो उनके जो प्रमुख अधिकारी हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको हम कहते हैं मेयर बच्चों, ठीक है ना। नगर निगम के प्रमुख को कहते हैं मेयर और नगर पालिका के प्रमुख को क्या कहते हैं, अध्यक्ष कहते हैं। तो दोनों बात अलग अलग है, ठीक है ना। यानी कि जहाँ की जनसंख्या 5 लाख से कम होती है वहाँ को हम क्या कहते हैं, नगर पालिका होती है, और जहाँ पर 5 लाख से अधिक जनसंख्या होती है वहाँ पर नगर निगम होता है प्यारे बच्चों। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, इसको आप देखते चलेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन 15 यहाँ पर कह रहा है कि पंचायत राज की 3 स्तरीय जो प्रणाली है इसका कौन सा हिस्सा आपको नहीं है पूछा रहा है, ठीक है ना। ध्यान देना कि पंचायती राज में 3 स्तर की प्रणाली होती है और उसमें से इनमें से कौन सा नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी नगर पालिका। वहाँ पर क्या होता है कि ग्राम पंचायत होता है, जिला पंचायत एक होता है ब्लॉक स्तर पर, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कह रहा है कि पंचायत राज की जो प्रणाली में शामिल है, पंचायत राज की प्रणाली में शामिल कौन से हैं वो आपको बताना है। तो ये ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, अगर आप सही से नहीं पढ़ोगे तो गलती करके आ जाओगे, ठीक है ना। 17 क्वेश्चन यहाँ पर करा है कि जब सत्ता केंद्र और राज्य सरकारों से छीन ली जाती है और स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसको हम कहते हैं विकेंद्रीकरण, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन 18 है कि निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है। देखिए संघ सूची का विषय नहीं पूछा है, ध्यान देना, ठीक है। यानी कि जो नेशनल लेवल के जो विषय होते हैं वो संघ सूची के अंतर्गत होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर नहीं पूछा है बच्चों, नहीं, ठीक है। यानी कि विदेशी मामले, बैंकिंग और रक्षा, ये तीनों क्या है आपके जो है ना, ये आपके क्या है संघ सूची के विषय हैं, ये आपके तीनों संघ सूची के विषय हैं। लेकिन आपसे पूछा कि कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर जो नहीं हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर कह रहा है कि भारत सरकार की भाषा नीति के बारे में सही कथन चुने। भारत सरकार की जो भाषा नीति के बारे में जो सही कथन है वो कौन सा, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो 19 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी कि भारत के संविधान ने किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया, ठीक है ना। 20 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में सरकार का संघीय रूप है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस देश में सरकार का संघीय रूप यहाँ पर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना। अगर भारत होगा तो भारत भी यहाँ पर होगा, ठीक है। क्वेश्चन 21 से आपको यहाँ पर दे रखा कि भारत की संघीय प्रणाली में राज्य सरकार उन सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति रखती है जो सूची में शामिल है। तो जो संघीय सरकार जो है वो किस विषय पर कानून बना सकती है आपको ये मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपके यानी कि जो संघीय प्रणाली में राज्य सरकार कानून बना सकती है उन विषयों पर, किस पे बना सकती है, राज्य सूची के विषय पर। देखिए राज्य सरकार का पूछा जा रहा है कि राज्य सरकार कानून बनाती है किस, ठीक है ना। क्वेश्चन 22 है एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता क्या है। तो एकात्मक शासन की जो व्यवस्था है वो आपको बताना है। तो एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है, बाकी इकाइयाँ उसके अधीन होकर काम करती हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ना सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त दोनों सही बिल्कुल है, ठीक है ना। चलिए, और हाँ वीडियो को जरूर लाइक कर दें क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, क्वेश्चन को सिलेक्ट करने में भी समय लगता है। तो आप लाइक वीडियो जरूर करें जिससे हमें मोटिवेशन मिले, आपकी क्लास की वीडियो जल्दी जल्दी ला सके जिससे आप एग्जाम की तैयारी अच्छी प्रकार से कर सकें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि श्रीलंका में किस प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती है। तो श्रीलंका में जो है किस प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती है, तो यहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है, ठीक है ना बच्चों। 23 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
24 क्वेश्चन है कि भारत की राजभाषा कौन सी है। तो भारत की राजभाषा कौन सी है, तो यहाँ पर हिंदी है, ठीक है, यह भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन, यदि संवर्धित केंद्र और राज्य सरकार के कानून में टकराव हो जाता है तो क्या होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, तो वहां पर केंद्र सरकार के द्वारा जो बनाए गए कानून को ही माना जाएगा, यानी कि केंद्र का कानून मान्य होगा, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। 26 क्वेश्चन है कि दुनिया के कितने देशों ने सरकार के संघीय स्वरूप को अपनाया है। तो लगभग बहुत सारे जो देश हैं संघीय व्यवस्था को अपनाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो हो जाएगा 26 का सी, यानी कि 25, ठीक है ना। क्वेश्चन 27 यहाँ पर करा है कि निम्न इनमें से कौन सी भाषा अनुसूचित भाषाओं की सूची में शामिल नहीं है, यानी कि इनमें में से कौन सी भाषा जो है अनुसूचित भाषा के शामिल नहीं है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन सी है तुल्लु, बाकी नेपाली, बोडो, ये सब सारे इसमें शामिल हैं, ठीक है ना। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 27 का। 28 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में संघ सूची में कितने विषय हैं आपको बताना है। तो भारत के संघ सूची में जो विषय आपको है यहाँ पर ऑप्शन बी 97, ठीक है ना। 29 क्वेश्चन यहाँ पर है कि पंचायती राज का उच्चतम स्तर क्या है। जो पंचायती राज का सबसे उच्चतम जो स्तर है ना, वो जिला परिषद होता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 30 यहाँ पर है कि संस्कृति, जातीयता और भूगोल के आधार पर निम्न इनमें से कौन सा राज्य बनाया गया था। इनमें से कौन सा ऐसा राज्य था, ठीक है। यानी क्वेश्चन जो 30 है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड। 31 क्वेश्चन यहाँ पर है कि पंजाब इनमें से किस प्रांत का हिस्सा था। पंजाब इनमें से किस प्रांत का हिस्सा था। तो ऑप्शन सी है सही है, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत का हिस्सा था, ठीक है ना। 31 का सी। 32 क्वेश्चन कर रहा है कि स्तरीय प्रणाली पाई जाती है, ठीक है, यानी कि कहाँ पर दो स्तर पाए जाते हैं। तो 32 क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यूएस में, यानी कि वहां पर केवल दो ही स्तर हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ठीक है ना। 33 क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। तो कौन सी नेशनल लेवल पे पार्टी, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी है, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है ना। 34 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्रीय पार्टी है। तो यहाँ पर कौन सी क्षेत्रीय पार्टी ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो क्षेत्रीय पार्टी यहाँ पर क्या आम आदमी पार्टी हो जाएगी यहाँ पर। क्वेश्चन 35 है, गठबंधन का क्या अर्थ है। तो गठबंधन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि विभिन्न पार्टियां चुनाव के लिए एकजुट हो जाती हैं, यानी कि दो पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं, ठीक है। 36 क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्य सरकार के अलावा बेल्जियम में एक तीसरी स्तर की सरकारी व्यवस्था को अपनाया गया, निम्न में से वह कौन सी व्यवस्था थी। तो वो थी व्यवस्था एक समाजवादी सरकार, ठीक है। तो हमने इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, ये उसके आंसर की है। प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक और शेयर करना, और इसी तरह के क्वेश्चन को देखने के लिए, अपने एग्जाम में अच्छे स्कोर करने के लिए हमारे चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा को ज्वाइन करेंगे, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप वहाँ से ज्वाइन करके PDF ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।